Hello students, I am Iti and welcome to my channel, that is Iti Puri Sharma. In the previous class we have discussed about the industrial sector on the eve of independence. On today's class we are going to discuss about the foreign trade on the eve of independence. अब हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उसके बारे में हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे. सो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड. हमें फॉरेन ट्रेड के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के बारे में तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए, जनरल मीनिंग क्या है इनका. सो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड जो होता है इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, या आप ये कह सकते हैं इट इज अ परचेज एंड सेलिंग एक्टिविटी बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर पर्सन. जो भी सेलिंग एंड परचेजिंग एक्टिविटी हो रही है एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में, दैट इज कॉल्ड ट्रेड. या फिर इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको आप ट्रेड कह सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारा ट्रेड का मीनिंग. अब जब ट्रेड जो है फॉरेन से जुड़ गया तो वो क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री विद अनदर कंट्री. क्लियर? जब एक कंट्री दूसरे के साथ ये एक्सचेंज एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, लाइक ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हो जाता है फॉरेन ट्रेड. ठीक है, लाइक परचेज एंड सेल कर रहे हैं तो वो हो जाता है फॉरेन ट्रेड. तो जनरली क्या हो गया फॉरेन ट्रेड? जैसे कि ट्रेड होता है वैसे ही फॉरेन ट्रेड. ट्रेड जो होता है बिटवीन टू पर्सन होता है, फॉरेन ट्रेड जो होता है बिटवीन टू कंट्रीज होता है, लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कंट्रीज. तो वो हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड. जो भी हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड. क्लियर? अब गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होते हैं. तो गुड्स एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट जो होता है वो कोई भी प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट जब हम बाहर सेल करते हैं, उसको बाहर बेचते हैं किसी दूसरी कंट्रीज को, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट. मतलब कि हमारा प्रोडक्ट की जो है बाहर अगर डिमांड है या बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ पर वो प्रोडक्ट नहीं मिलता जो हमारी इकोनॉमी बना रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने यहाँ से हम प्रोडक्ट को बेचते हैं या भेजते हैं बाहर कंट्रीज में. क्लियर? तो वो होता है एक्सपोर्ट. और इम्पोर्ट क्या होता है? जब हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, सपोज अगर कोई चीज़ हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? किसी दूसरी कंट्री से उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे या परचेज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट. तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है कंट्री में, उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या होता है? जब हम किसी एक कंट्री जो है, सपोज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो बाहर की अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को बाहर सेल करती है, बाहर की कंट्रीज में बेचती है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. और बाहर अपनी कंट्री की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड है हमारी कंट्री में, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी कंट्री बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दैट मीन बाहर से परचेज करते हैं किसी और कंट्रीज से, तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट. ठीक है? अब लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन्स क्या होते हैं? बाहर से ही तो आते हैं. कंपनी जो है चाइना की है, लाइक सैमसंग साउथ कोरिया बना रहा है, वीवो चाइना बना रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? इम्पोर्ट ही तो हो रही है हमारी कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में इम्पोर्ट ही तो हो रही है दूसरी कंट्रीज से. तो ये होता है इम्पोर्ट. और एक्सपोर्ट क्या होता है? जो हम बाहर कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को, फिनिश प्रोडक्ट्स को बाहर सेल करते हैं, तो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट. और इन टोटल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को मिला के क्या होता है? फॉरेन ट्रेड. तो ये तो हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड. अब इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसा था हमारी इकोनॉमी में. एज वी नो कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो प्रॉस्परस थी, सेल्फ रिलायंट थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी. हमारी कंट्री जो थी एंशियंट टाइम से ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था. हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था. हमारी जो इकोनॉमी थी उसका एक रिस्पेक्टेबल शेयर था इन द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब. तो हमारी इकोनॉमी थी उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी बाहर कंट्रीज में, बाहर मार्केट्स में. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो थे दो इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. इनकी वर्ल्ड वाइड डिमांड थी. बाहर के लोग जो थे इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे.
दे लव्ड आवर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से फिर उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे उन फिनिश प्रोडक्ट्स का। क्लियर? तो ये चीज़ होती थी। अगेन हमें पता था हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल की बहुत डिमांड क्यों होती थी, क्योंकि अब यहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे और वो जो थे एक क्वालिटी को, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते थे हमारे अपने प्रोडक्ट्स में, जो लोगों को बाहर बहुत पसंद आते थे। इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो थी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी दूसरी कंट्रीज़ में, इसलिए हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था थ्रू आउट दी वर्ल्ड, थ्रू आउट दी ग्लोब किया जाता था। हमारी कंट्रीज जो थी एक्सपोर्ट, जो कंट्रीज ज़्यादा करती है, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है अपने फिनिश प्रोडक्ट्स का, उनका इंडस्ट्रियल बेस बहुत अच्छा होता है एंड वो बहुत रिचेस्ट कंट्री होती है जो सबसे ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती है। दैट इज इंडिया जो थी वो एक रिचेस्ट कंट्री थी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैसा था हमारा फॉरेन ट्रेड? तो जब ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री को कंट्रोल करने की पावर मिल गई, जब उन्होंने हमारी इकोनॉमी को टेक ओवर करा तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले हमारे फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट करा। क्यों करा? क्योंकि वो जानता था कि इंडिया जो है वो रिचेस्ट कंट्री है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है अपने फिनिश प्रोडक्ट्स का बाहर की कंट्रीज़ में और लोग पसंद भी करते हैं। तो उसने सबसे पहले ये पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी बनाई, जिस वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड जो था वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारा हो रहा था, वो अफेक्ट हुआ। तो उससे हमारा फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर था, कॉम्पोजिशन था और वॉल्यूम था, वो पूरा अफेक्ट हुआ, जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई हमारे फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट करने के लिए। इन द प्रीवियस लेक्चर अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन में जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब भी हमें पता है कि जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा ग्रो कर रही होते किसी भी इकोनॉमी में, तो उस टाइम पे उनकी होम कंट्री ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल की जो नीड है वो कौन पूरी करेगा? इंडिया पूरी करेगा। दैट मीन यहाँ से एक्सपोर्ट करके रॉ मटेरियल, और उनकी जो फिनिश प्रोडक्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, उनकी मार्केट भी तो होनी चाहिए। तो मार्केट कौन होगी? इंडिया। तो दैट मीन्स जो उनके मोटिव थे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे अंडर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, दो मोटिव थे। जो था कि वो एक इंडिया को एक्सपोर्टर बना के रखना चाहती थी रॉ मटेरियल का, और सेकंड जो था वो था कंज्यूमर बना के रखना चाहते थे अपने फिनिश प्रोडक्ट जो ब्रिटेन से बनकर आ रहे थे। तो ये उनके मोटिव थे, और उन्होंने कैसे किया? थ्रू डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी। तो उनकी जो टैरिफ पॉलिसीज थी वो क्या थी? अब हमने वो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, बट फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल, ठीक है, अब कोई भी कंट्री से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, उस पर टैरिफ लगता है, या आप इसे समझने के लिए टैक्स भी कह सकते हैं टैरिफ को। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट होता था तो जनरली क्या होता है? टैरिफ लगता है। तो अब वो उसकी होम कंट्री थी तो वहाँ पे वो कोई टैरिफ नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? जिससे कि वो ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम हमारी इकोनॉमी में, वो अपनी होम कंट्री दैट इज ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके रॉ मटेरियल को चीप रेट पर। तो ये उनकी एक पॉलिसी थी। और सेकंड क्या था? वो हमारी इकोनॉमी को फिनिश प्रोडक्ट का कंज्यूमर बना के रखना चाहते थे। तो यहाँ ब्रिटेन से जो भी इम्पोर्ट होता था फिनिश प्रोडक्ट, उस पर भी वो कोई टैरिफ नहीं लगाते थे, लाइक इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे। क्यों नहीं लगाते थे? जिससे कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी में कम रेट पर मिले, अवेलेबल हों लोगों को, और उनके जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और एक चीज़ और थी इस पॉइंट में कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो थे जो हमारी इकोनॉमी में बन रहे थे, उस पर वो हैवी ड्यूटी लगाती थी, हाई टैक्सेस, हाई टैरिफ लगाती थी। क्यों लगाती थी? जिससे कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में, जो बाहर की कंट्रीज़ में, वो लोग जो है ज़्यादा प्राइजेस को देखकर उनके प्रोडक्ट्स को ना खरीदें। तो ये उनकी पॉलिसीज थी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। तो ये थी डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, जिसमें टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट होता था फिनिश गुड्स का, जिससे कि उनकी जो पॉलिसी है हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने की, वो फुलफिल हो जाए। सेकेंडली, वो हमारी इकोनॉमी में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको बंद करना चाहते थे, और उन्होंने किया कैसे कि उनके प्राइसेस बढ़ा दिए, उन पर टैरिफ लगा दिया कि अगर उनके प्रोडक्ट्स जो है किसी बाहर कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करना चाहे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी उन पर लगा दी। क्यों लगा दी? जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो
बढ़ जाए, प्राइसेस राइज हो जाए, उससे क्या होगा, लोग खरीदेंगे नहीं, कंट्रीज परचेज नहीं करेंगे और इससे उनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है बाहर कंट्रीज में वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट जो था फिनिश प्रोडक्ट का ख़त्म करा। तो उनकी इस तरह की पॉलिसीज़ थी जिससे हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट पर मोस्टली एक्सपोर्ट पर अफेक्ट हुआ। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो इंडिया जो थी वो एक्सपोर्टर बन के रह गई थी रॉ मटेरियल का, इम्पोर्टर बन के रह गई थी फिनिश गुड्स का, जो ब्रिटेन से बनकर आते थे। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो इंडिया जो थी वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल्स थे वो ब्रिटेन में बेचती थी उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स थे जो इंडिया एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटेन को उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सेकेंड, इट बिकेम इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स सच एज कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ। अब ये इम्पोर्ट करती थी फिनिश प्रोडक्ट्स को जो ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होते थे, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि रॉ सिल्क, कॉटन और वूल वो एज अ रॉ मटेरियल जो थे एक्सपोर्ट करते थे और यही रॉ मटेरियल जो थे उनकी इंडस्ट्रीज में फर्दर प्रोसेस होकर हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट होते थे कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स बनकर। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स भी वो जो भी प्रोड्यूस होती थी उनकी फैक्ट्रीज में, ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में जो प्रोड्यूस होती थी लाइट मशीनरी वो भी इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स थे तो उनको लाइट मशीन, कुछ मशीन्स की भी जरूरत पड़ती होगी छोटे मोटे प्रोसेसिंग के लिए, तो वो भी इंपोर्ट करवाते थे अपनी कंट्री, होम कंट्री दैट इज ब्रिटेन से। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो जब ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी में आए थे उन्होंने फॉरेन ट्रेड को भी टेक ओवर कर लिया था। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है, लाइक जब ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी में आए उन्हें हमारी इकोनॉमी की रूलिंग पावर मिली, तो उन्होंने क्या करा, अब वो अपनी अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी को चलाते थे। उन्होंने अपने पॉलिसीज़ बनाए, अपने रूल्स बनाए, जो सब इंडिया में जितने भी लोग रहते थे पॉपुलेशन उन सबको फॉलो करना पड़ता था। तो एक तरीके से इस कंट्रोल को क्या बोलेंगे, मोनोपोली। दैट मीन्स इंडिया की जो इकोनॉमी थी उस पर ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। तो अगर हमारा जितना भी फॉरेन ट्रेड था उसमें से 50% से ज़्यादा जो था वो फॉरेन ट्रेड किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ। दैट मीन्स ब्रिटेन और इंडिया के बीच में 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होता था, और जो रिमेनिंग होता था वो कुछ कंट्रीज के साथ होता था फॉरेन ट्रेड, लाइक चाइना हो गई, सिलोन हो गई जिसे अब श्रीलंका कहते हैं, एंड पर्शिया जिसे अब ईरान कहते हैं। तो 50% से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम हमारी इकोनॉमी को रूल कर रहे थे तो वो अपनी मर्जी से चला रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड किसके साथ रखा, ब्रिटेन के साथ रखा, अपनी इकोनॉमी के साथ रखा कि हमारी इकोनॉमी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता रहे। ठीक है, और जो रिमेनिंग फॉरेन ट्रेड था वो कुछ कंट्रीज के साथ होता था, लाइक चाइना, सिलोन जो श्रीलंका है, एंड पर्शिया जिसे अब ईरान कहते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 further intensified British control over India's foreign trade. अब फॉरेन ट्रेड को और ईजियर बनाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो सके बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, तो ये चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करा ब्रिटिशर्स ने, स्विस कैनाल को बनाया। अब स्विस कैनाल को कब बनाया था, 1869 से। इससे क्या हुआ, इस कैनाल को बनाने से ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल था हमारे फॉरेन ट्रेड पर, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाइड, मीन्स कि वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब स्विस कैनाल क्या होता है, स्विस कैनाल एक तरीके से एक आर्टिफिशियल वाटरवेज था। जो क्यों बनाया गया था, वो बनाया गया था जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के साथ फॉरेन ट्रेड कर सके, मतलब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हो, इसलिए उन्होंने ये कैनाल बनाया था। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल वाटरवेज है। लाइक देखिए, मैंने यहाँ छोटा सा एक मैप की तरीके से बनाया हुआ है समझने के लिए स्विस कैनाल को। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है, जो ये बीच में एरिया है, ये स्विस कैनाल है। ये जो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है दैट इज ये स्विस कैनाल है। ये पूरा ये वे बनाया था। पहले क्या था, यहाँ पे लैंड हुआ करता था, तो जो
ब्रिटिशर्स है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहाँ से करते थे, लाइक ये इंडिया है, ये मुंबई से, यहाँ से क्या होता था पहले जब ये कैनाल नहीं बना था तब ये यहाँ पे सारा लैंड था, तो यहाँ से क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहाँ करते थे, वो यहाँ से होके जाता था। ठीक है, तो पहले क्या होता था जब ये वाटरवे नहीं बना था स्विस कैनाल, पहले यहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। यहाँ इनका ये लंदन, यहाँ पे इनका ये होम कंट्री थी जहाँ पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जाता था। अब ये जो वे था, ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन था शिप से होता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, टाइम कंज्यूम था, ये टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और डिस्टेंस भी काफ़ी लंबा था, लाइक 19,008 किलोमीटर जो था वो पूरा डिस्टेंस था जो ये कवर होता था, तो बहुत टाइम लग जाता था एक्सपोर्ट करने में और इंपोर्ट करने में। ठीक है, तो इस जो प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्विस कैनाल बनाया इन इजिप्ट। ये कहाँ बना था स्विस कैनाल, इन इजिप्ट, इजिप्ट में बना था। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये जो पहले लैंड था इसको इसके ऊपर उन्होंने क्या बनाया, एक वाटरवे बनाया जिसे आर्टिफिशियल वाटरवे बोला जाता है। आर्टिफिशियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब जैसे ये अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है या कोई भी सी है, वो बाय नेचर बनी है। ठीक है, उसे मैन ने नहीं बनाया, ह्यूमंस ने नहीं बनाया। जो चीज़ हम खुद बना रहे हैं, जो ह्यूमंस बना रहे हैं, जो मैन मेड है, वो हो गया आर्टिफिशियल। मतलब जो वाटरवेज था वो बाय नेचर नहीं था, उसको बनाया गया। ठीक है, जिससे कि जो रूट है उनका वो कम हो सके। तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल वाटरवे था जो बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इन ब्रिटेन। क्यों बनाया गया था, जिससे कि जो ये इतना लंबा रूट है ये ना यहाँ से ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके डायरेक्टली यहाँ से ही इंपोर्ट और यहीं से एक्सपोर्ट किया जाए। क्यों, इससे क्या होगा, एक तो टाइम बचेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में टाइम कंज्यूमिंग है, और इससे जो है उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा ब्रिटिशर्स का बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन वो बढ़ेगा, ईजियर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। क्लियर, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे ये कैनाल बनाया था। ये जो कैनाल था ये मेडिटेरेनियन सी, दैट इज ये मेडिटेरेनियन सी एंड ये है रेड सी, इन दोनों को जोड़ता था। मतलब इन दोनों सी के बीच में ये कैनाल बनाया गया था जो पहले लैंड का पोर्शन था। अब इस लैंड के ऊपर जो था एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया गया, जो स्विस कैनाल बनाया गया जो इन दोनों सी को अब जोड़ रहा था। मतलब ये दोनों आपस में मिल रहे थे। तो ये हो गया हमारा स्विस कैनाल। कब बना था, जो सबसे मेन चीज़ है वो बना था 1869 में बना था। ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये स्विस कैनाल बनने से ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हुआ, ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा, एक तो उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था वो कम हुआ। जो पहले इतना लंबा रूट उन्हें यू नो फॉलो करना पड़ता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, अब उनका सिर्फ ये रूट हो गया जो यहीं से निकल गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो था मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट ईजियर। इससे क्या हुआ, इंडियन मार्केट से एक्सेस जो था ब्रिटेन का वो ईजियर हो गया। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अब वो एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में। तो ये दो चीज़ों को उन्होंने अचीव करने के लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक कैनाल बनाया। तो एक बार हम इसको फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट थोड़ा स्विस कैनाल के बारे में लिखा हुआ है जो आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। स्विस कैनाल is an artificial waterways running from north to south across the passage of Suez in northeastern Egypt। तो यही होगा कि ये आर्टिफिशियल वाटरवे था जो रन करता था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ across the passage of Suez in northeastern Egypt। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट में बना था। It served as a direct route for the ship operating between India and Britain avoided the need to sail around Africa। तो इसके बनने से क्या हुआ, एक डायरेक्ट रूट बन गया बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। अब यहीं से सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी, यहीं से शिप ऑपरेट होता था बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। और इससे क्या हुआ, अवॉइडेड द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। मतलब कि ये जो यहाँ ये अफ्रीका है पूरा,
ठीक है। तो यहाँ से जो उन्हें अफ्रीका से होकर पूरा जाना पड़ता था, अब वो इस कैनाल की वजह से जो है यहाँ से इसे अवॉइड करेंगे, मतलब वो यहाँ से नहीं जाएंगे। क्लियर? देन अब ये जो बनाए हैं द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, अब इससे स्विस कैनाल बनने से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हो रहा था? एक तो उनका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम लग रहा था। पहले क्या होता था, पहले जो ये डिस्टेंस था वो कितना था, 19,800 किलोमीटर, जो बहुत ज़्यादा था। तो इसमें भी तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती थी ना, चाहे ज़्यादा डिस्टेंस था तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। अब जब ये वाला डायरेक्ट रूट बना इन दोनों कंट्रीज को जो जोड़ रहा था, वो क्या था, 11,600, जो 19,800 से बहुत कम था। तो ये इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते थे ये जो वाटरवेज बना स्विस कैनाल। तो ये और इस दोनों में काफ़ी डिफरेंस है इनकी डिस्टेंस में। तो इससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई, टाइम भी बचा, टाइम कंज्यूम हुआ। एंड थर्ड वन इज मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर। इससे जो था ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटेन जो था वो हमारे इंडियन मार्केट में बहुत इजीली एक्सेस कर सकता था, ज़्यादा वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते थे बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो ये उनके मोटिव थे। तो ये हो गया हमारा स्विस कैनाल। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना आपको नहीं पता, इतना आपको नहीं समझना है इसको, आपको सिर्फ एक तो ये पता होना चाहिए कि स्विस कैनाल जो था वो बना कब था, वो 1869 में बना था, जो पूछा जा सकता है। सेकंड, आपको एक इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द पैसेज ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड इज कि द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्विस कैनाल खोलने से क्या फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई। सेकंड, मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर। तो इससे हमारा जो ब्रिटिशर्स जो थे उनका क्या हुआ, इंडियन मार्केट में एक्सेस जो था इजियर हो गया। तो ये दो, ये तो ये पूछा जा सकता है और एक ये पूछा जा सकता है, और एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि स्विस कैनाल होता क्या है। Now proceeding towards our next point, that is drain of India's wealth. Drain of wealth का मतलब क्या होता है? जब डोमेस्टिक वेल्थ का आउटफ्लो होता है किसी और कंट्री को, या उनके बेनिफिट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ। तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में हो रहा था, जब ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी में रूल कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई कि उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया, रॉ मटेरियल का, इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का फ्रॉम ब्रिटेन। तो जितना भी उनको एक्सेस, जब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे तो उससे उन्हें कुछ सरप्लस भी जनरेट होता था। दैट मीन्स कि जब हम कोई चीज़ ज़्यादा सेल करते हैं, सपोज हम इम्पोर्ट कम करते हैं एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लाइक हम कोई चीज़ को परचेज तो कम कर रहे हैं और बेच ज़्यादा रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे को फ़ायदा होगा, हमारी इनकम जनरेट होगी, हमारे पास ज़्यादा इनकम आएगी, हमारे पास ज़्यादा कैश आएगा। तो उससे क्या होता है, जो भी सरप्लस होता था ब्रिटिशर्स को, जब वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल का, तो उस सरप्लस को वो इंडिया की डेवलपमेंट में नहीं लगाती थी। तो फिर उस सरप्लस का वो क्या करती थी? नाउ लेट्स प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर पॉइंट्स। Foreign trade of India during colonial period generated a surplus export due to excess export. तो foreign trade जो थी इंडिया में during colonial period के दौरान generated a surplus export due to excess export. मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का, तो एक्सेस एक्सपोर्ट होने की वजह से क्या होता था, सरप्लस एक्सपोर्ट होता था। दैट मीन्स जब हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होता है तो जो भी डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड सरप्लस एक्सपोर्ट। तो जो भी सरप्लस होता था वो इंडिया पे तो नहीं, वो इंडिया की डेवलपमेंट पे तो नहीं इन्वेस्ट करती थी उस सरप्लस का, तो फिर वो उस इन्वेस्टमेंट का जो उसे इनकम होती थी उसका वो क्या करती थी, कैसे उसका बेनिफिट लेती थी। तो वो नेक्स्ट पॉइंट में है, लाइक दिस सरप्लस एक्सपोर्ट वो यूज टू मेक पेमेंट फॉर। अब वो इस सरप्लस का कहाँ पे खर्च करती थी, कहाँ पे इनकी पेमेंट करती थी? फर्स्ट इज द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेट अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो फर्स्ट पॉइंट था कि वो जो भी सरप्लस होता था वो उसे कहाँ पे खर्च करती थी, जो भी ऑफिस बनते थे ब्रिटेन में, मतलब जो उनकी होम कंट्री ब्रिटेन थी, वहाँ पे जब वो अपने ऑफिस सेटअप करती थी वहाँ पे वो उस सरप्लस को खर्च करती थी। सेकेंड, एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी ब्रिटिशर्स जो वॉर लड़ते थे उसमें जो वॉर की फंडिंग है वो कहाँ से करते थे, वो इस सरप्लस से करते थे, सरप्लस जो जनरेट करते थे थ्रू एक्सेस एक्सपोर्ट। तो जो इससे क्या करते थे, वॉर की फंडिंग भी इस सरप्लस से होती थी।
नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, मतलब इनविजिबल आइटम्स को हम लाइक सर्विसेज बोलते हैं। इनविजिबल आइटम जिनको हम नहीं देख सकते तो सर्विसेज है जिनको हम नहीं देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, लाइक शिपिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये इनविजिबल आइटम्स हो गए, तो इनका इम्पोर्ट होता था, इन पे वो खर्च करती थी पैसा। तो मतलब जो भी सरप्लस होता था वो इंडिया के डेवलपमेंट में ना लगकर ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए यूज किया जाता था। इस पॉइंट के साथ हमारा ये टॉपिक जो है फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होता है। This much is for today. I hope you all have understood the topic. In the next video, we are going to discuss about the demographic condition of India on the eve of independence. Thank you.